यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर काम आगे बढ़ चुका है और अब लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अब तो कोई पीछे रह नहीं गया मामला। जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल थी इस वक्त हुकूमत के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो सेनेट था। सेनेट के अंदर थोड़ी मुश्किल थी। कौमी असम्बली में मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि आईनी अदालत ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तें हैं वो मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातों में बांट दी थी, जिसके बाद उनके पास कौमी असम्बली में जाली अक्सरियत मिलाकर और फार्म 47 मिलाकर ये सब करके 2/3 अक्सरियत सिंपली उनको मिल गई थी। हाँ, सेनेट में उनके लिए प्रॉब्लम था, उनको 2-3 नंबर कम हो रहे थे। बल्कि एक सेनेटर जो है हुकूमत के इरफान सिद्दीकी साहब, वो बीमार भी थे, तो इन्हें 64 का नंबर पूरा करने के लिए दिक्कत का सामना था, लेकिन वो नंबर पूरे हो गए। और नंबर पूरे कैसे हुए पहले तो आप ये देख लीजिए, फिर बताते हैं तरमीम क्या है। फिर 2-3 बड़ी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव मेरे पास खबरें, वो भी आप तक पहुंचाता हूं। नंबर 1 तो ये कि नादरीन, बलूचिस्तान से फजलुर रहमान साहब के सेनेटर अहमद खान ये फजलुर रहमान की पॉलिसी के खिलाफ गए। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप छोटी सी पार्टी है और थोड़े से सेनेटर्स हैं, थोड़े से अरकान असम्बली हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर नहीं पाए। तासुर यही है कि फजलुर रहमान साहब ने इस मरतबा फिर सहूलतकारी की और उस सहूलतकारी के नतीजे में वो खुद तो पाकिस्तान से बाहर चले गए। वो अपने बेटे के साथ दुबई रवाना हो गए मुबैना तौर पे। फिर उन्होंने कुछ और जगहों पे जाना है, वहाँ पे भी जाएंगे। जबकि उनका एक सेनेटर इस्तेमाल किया गया, अहमद खान, और उसने जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आईनी तरमीम के लिए वोट डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबरू जो है, ये सिंध से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, कारोबारी बंदे हैं। ये बिलावल से भी मिले थे और बहुत पहले से ये मशकूक हो चुके थे, और इन्होंने भी जाकर वोट डाल दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। देखें, मैं वैसे ही कह दूं कि जी बड़ी कोशिश की बेचारे चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या बाकी ओहदेदारान ने बड़ा जोर लगाया कि अपने सेनेटर्स को रोकें, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि कौमी असम्बली में उनको पता है कि क्या चल रहा है, और सेनेट के अंदर 1-2 सीटों का मसला था, तो पीटीआई ने कोशिश भी नहीं की कि वो कोशिश करते। बहरहाल सैफुल्ला अबरू और अहमद खान, इन दोनों ने वोट डाला, एक पीटीआई का और एक फजलुर रहमान का, और इनके वोट के बाद 27वीं आईनी तरमीम में सेनेट में हुकूमत का मसला हल हो गया। अब पीछे क्या रह गया? कौमी असम्बली। वहां पे तो मामला पहले ही ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान साहब नाकाम हुए। फजलुर रहमान साहब के बारे में अब भी सबको यही शुबा है कि उन्होंने खामोश सहूलतकारी की है, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ फजलुर रहमान साहब अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हासिल कर लेंगे। अब आ जाए जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। मैं अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, मैं आपको अभी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, सबसे बड़ा लूजर कौन है। लेकिन बिलावल के नाना ने फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा था, मुल्क को तोड़ा था। बिलावल के नाना ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर मुल्क को तोड़ा था, और बिलावल ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के आईन को दफन कर दिया। सिंपल इज दैट, कि आज पाकिस्तान में आईन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अदालत में देख लें, कुछ भी नहीं बाकी बचा दिया, ख़त्म हो गई। अब वो जो जजेस कभी डट के खड़े होते थे या कोई बातचीत करते थे, उनकी कोई औकात नहीं है। जब दिल करेगा उनको घर भेज दिया जाएगा। लिहाजा वो जजेस भी फैसला करें कि उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर ये लड़ाई लड़नी है या बाहर निकलकर वकला के साथ मिलकर कोई तहरीक तैयार करनी है, ये जजेस को भी फैसला करना पड़ेगा। बहरहाल बिलावल ने वो आइन दफन कर दिया जो उसके नाना की तरफ से क्रेडिट लिया जाता था। जो भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी, जरदारियों ने मार दिया। भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी इतनी दहाइयों में, लेकिन जरदारियों ने भुट्टो को मार दिया और भुट्टो का आइन दफन कर दिया। सो कॉल्ड भुट्टो, सबका ही मिलजुल के आइन बनाया था, सबने बड़े बड़े रहनुमा हुआ करते थे आइन बनाने वालों में शामिल। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके बदले में क्या मिलेगा? देखिए, एक तो फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने दी जाएगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। फौरी तौर पे पहला तोहफा ये मिलेगा, और फिर बिलावल और जरदारी के साथ मामला आगे बढ़ाए जाएंगे कि फ्यूचर में बिलावल को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाना है। उसके लिए जरदारी खानदान को कुछ और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और वो आने वाले दिनों में आप कुर्बानियां देख लेंगे। बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है। बिलावल ने कहा, जी हमारे आइन में एक कमजोरी और एक कमी थी
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने इस कमी और कमज़ोरी को पूरा कर दिया। कमज़ोरी पता क्या थी? ताहयात इस्तिस्ना वाली कमज़ोरी थी। कमज़ोरी ये थी कि जनाब हमने भुट्टो को इतना पॉलिश करना है, इतना पॉलिश करना है कि उनके अंदर शक्ल नजर आए। पीपल्स पार्टी से कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जब हम पीपल्स पार्टी को जोड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी थी। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद का किरदार कोई बड़ा काबिल तारीफ नहीं था, लेकिन जिन हालात में उन्होंने मौत को कबूल किया, उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोया। बेनज़ीर भुट्टो ने भी आगे उस दाग को मिटाने में बड़ा सियासी किरदार अदा किया। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के बाद जब ये पार्टी जरदारियों के कब्जे में गई तो उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के। आज जमहूरियत को दफन किया है तो पीपल्स पार्टी ने किया है, वो इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है। आइन में कौन सी कमज़ोरी दूर की है? आपने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में किसी आर्मी चीफ को, किसी फौजी को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं जो इससे पहले कभी किसी के पास नहीं थे। ये आपने किया है। आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते करते तमाम सिविल इदारों का कंट्रोल ख़त्म कर दिया आपने। अदलिया को एक पुर्जा बना के रख दिया, तमाम इदारे कंप्रोमाइज़ कर दिए और फर्द वाहिद के हाथ में सारी ताकत आपने दे दी। ये इन्होंने किया है। नवाज शरीफ को इसमें क्या मिला और नवाज शरीफ ने ये क्यों किया, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है 27वीं आईनी तरमीम का? तो सादा बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ खुद है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, मेरी सोर्स से बात हुई और ये वो लोग हैं जो चंद लोग जाकर मिले नवाज शरीफ साहब से हाल ही में, और उन्होंने इसके बारे में मियां साहब से राय जानना चाहिए। क्योंकि देखें, कन्फ्यूजन फैल गया था कि इस किस्म की घटिया कानून साजी आइन को दफन करने के मुतरादिफ है। ख्वाजा साद रफ़ी दायरों के सफ़र की बात कर रहा है कि दायरों में घूमते रहेंगे तो दायरों में ही घूमते रहेंगे। जो PMLN के नज़रियाती लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा बहुत अवाम में जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने। लेकिन जो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कुछ लोग ये बयानियां बना रहे थे कि नवाज शरीफ, और ये कन्फ्यूजन फैल रही थी कि नवाज शरीफ कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले सकता है, या नवाज शरीफ इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या नवाज शरीफ इस किस्म की घटिया आइन साजी के हक में नहीं है। इस किस्म की बातें कुछ लोग कर रहे थे। हकीकत बताता हूँ, नवाज शरीफ साहब से जो लोग जाकर मिले, उन्होंने जब मियाँ साहब के सामने सिचुएशन रखी और पूछा कि रहनुमाई करें जनाब, आप रहनुमा है, तो नवाज शरीफ साहब ने अब बातें जो की हैं वो सुनने वाली हैं। मियाँ साहब ने कहा जी पहली मरतबा हुआ है कि फ़ौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फ़ौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मरतबा फ़ौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियाँ साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज़्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की ज़रूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की ज़रूरत है, अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज़ को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना। एक हद से जाके आगे तो ये सारी चीज़ें भी बेमानी हो जाती हैं पब्लिक के लिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अब नारा दे दिया, उन्होंने कहा जी आज़ादी या मौत, या मौत चाहिए या आज़ादी चाहिए। तो अगर इस नारे के ऊपर अमल दरामद करने के लिए लोग तैयार हो गए, मैं करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, लाखों की नहीं कर रहा, चंद हज़ार लोग भी तैयार हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये कभी भी अपने ऊपर अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते। ये जो 26 नवंबर का कत्लेआम है, ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी का कत्लेआम है। और जो मुरीदके के अंदर कत्लेआम हुआ, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। मैंने उस दिन आपको ट्रक की वीडियो दिखाई कि उसके अंदर उठा उठा के बंदे डाले जा रहे हैं।
और बड़ी अजीबोगरीब मनाजिर हैं वहाँ पे जो लोगों ने देखे। हज़ारों गोलियाँ निहत्ते कारकुनों के ऊपर फायर कर दी गई। ये जो मुरीदके में हुआ, ये सारे हाथ बाद में एस्टेब्लिशमेंट के खाते में नवाज शरीफ ने और उसके ख़ानदान ने डाल देने। ये बात आसिम मुनीर भी अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा उन्हें चाहिए इस्तिस्ना, और उन्हें इस्तिस्ना मिल गया। लेकिन इस आईनी तरमीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो नवाज शरीफ है आज के दिन में, कि अब वो आसिम मुनीर को मजीद इस्तेमाल कर सकता है अपने सियासी मकासद के लिए, कि जनाब हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये करें, हमारे मुखालिफिन को कुचलें। और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो मुंह से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर क्या चल रहा है। तो बेनिफिशरी जो है वो आसिम मुनीर से बड़ा इस सारे मामले का नवाज शरीफ है। और लूजर इसका कौन है? मेरे ख्याल में, जो मेरी राय में, वक्ती तौर पे तो सबको लग रहा है कि आसिम मुनीर ने बहुत गेन कर लिया बतौर फील्ड मार्शल, बतौर आर्मी चीफ। लेकिन मेरे ख्याल में इदारा और आसिम मुनीर साहब इसमें एक हद तक लूजर भी हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। नंबर 1, ये ताहयात ओहदा मिल गया, ताहयात बुरात मिल गई। लेकिन एक चीज़ हो गई कि फ़ौज की सियासी मुदाखलत और इख्तियारात के हुसूल की इनकी ख्वाहिश, ये बहुत खुलकर सामने आ गई है। ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, इस्तिस्ना मिल गया कि आइन तोड़ें, कानून तोड़ें, कुछ भी करें, इनके ऊपर केस नहीं हो सकता। ये जो मर्जी करें, 2 नंबरी करें, ताहयात इस्तिस्ना, कुछ हो नहीं सकता, कुछ कहा नहीं जाएगा। तो ये एक कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई इस ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत की। ये भी इदारे के लिए और शख्सियत के लिए या आसिम मुनीर के लिए अच्छी बात नहीं है। नंबर 3, मुकम्मल कंट्रोल इदारे पर और मुल्क पर आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। देखिए, इदारे के लिए ना इस इमेज के चीफ के साथ या इस बोझ को उठा के चलना, ये इतना आसान नहीं होगा, ये मुश्किल होगा। हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि फौजी दिलेर होता है, नॉर्मली यही कहा जाता है। एक जर्नैल के पास क्या होता है, उसके पास क्या होता है, यानी एक फैमिली के अंदर अगर एक बंदा फौजी है तो लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा दलेर है, ज़्यादा बेहतर है, यार फौजी बंदा है यार, ऐसे लोग कहते हैं। जो बंदा ज़रा दलेर होता है, बहादुर होता है, कहते हैं फौजी है यार, फौजी बंदा है यार, दलेर आदमी है। तो ये उनके नाम के साथ जुड़ता है, जर्नैलों के नाम के साथ ख़ास तौर पे। तो पाकिस्तान की तारीख का ये बासर तरीन जर्नैल तो बन गया, लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान की तारीख के एक बुज़दिल तरीन जर्नैल का टैग भी इनके ऊपर लगा दिया गया। और लगाया ये आईनी तरमीम ने, हमने तो नहीं लगाया। कि यार इन्हें डर लग रहा है कि इनके ऊपर कोई केस ना हो जाए, इन्हें डर लग रहा है कि इन्हें कोई रात जेल में ना गुजारनी पड़े, इन्हें डर लग रहा है कि कोई इन्हें कोई बात पूछ ना सके, कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक होगा क्या, दावा यह किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब 2027 तक रहेंगे और 2027 में वो रिटायर हो जाएंगे और अगले आर्मी चीफ पे उससे पहले बहुत काम हो चुका होगा। रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर साहब चले जाएंगे, मुबैना तौर पे जो मेरा सोर्स कह रहा है, ये जाएंगे राहील शरीफ की जगह पे और ये सऊदी अरब में जाके सर्व करेंगे। गजा